तो बच्चों स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई के पैटर्न 960 में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 5। इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों इससे आगे जो हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं उनमें राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य का उल्लेख नहीं है। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ नई चीज़ों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आगे जो हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं इन चीज़ों का उल्लेख उसमें नहीं पढ़ा है, आया था आज तक, ठीक है। इन चारों चैप्टर में इन चीज़ों का उल्लेख नहीं था कि राज्य कैसा था, कैसे बना था, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का उल्लेख नहीं था। तो आज हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सुनिए कि हम पढ़ें कुछ लोग शासक कैसे बने थे, यानी इस काल में मतलब प्राचीन गणराज्य में शासक कैसे बनते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे आगे फिर हम वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई थी, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो हम बच्चों इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे आगे फिर हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे कि जनपद कैसे बने थे। और इससे आगे फिर कि जनपद से महाजनपद कैसे बना था इसके बारे में पढ़ेंगे। मैप के द्वारा समझेंगे कि कौन कौन सा महाजनपद था, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे कितने कितने महाजनपद थे। और बच्चों इससे आगे हम कर व्यवस्था कैसी थी तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और कृषि में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बताऊंगी। और सूक्ष्म निरीक्षण जो शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था मगध, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे आगे हम बज्जी के बारे में पढ़ेंगे, अजात शत्रु और बज्जी संघ में क्या क्या कैसे था आक्रमण वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 5। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि लगभग 50 वर्षों से पहले 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव कैसे करते आ रहे हैं बच्चों, मतदान के द्वारा। आप भी जानते हैं कि लगभग 50 वर्षों से हम लोग अपने जो शासक हैं इनका चुनाव हम मतदान के द्वारा करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग जो शासक बनते ऐसे नहीं बनते थे, ठीक है। तो कैसे बनते हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, अध्याय 4 में पढ़ा था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े राजाओं को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि अश्वमेध क्या होता था। अश्वमेध एक ऐसी यज्ञ होती थी कि राजा के द्वारा जो उसके आम जन लोग होते थे उनकी देख रेख में उसको स्वतंत्र मतलब आज़ाद रूप से छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को दूसरे राज्य का राजा अगर इसको रोक लिया जाता तो अश्वमेध यज्ञ वो नष्ट हो जाती थी। अगर वो राजा इसको नहीं रोकता घोड़े को तो फिर अश्वमेध यज्ञ वाले राजा से लड़ाई होती थी और राजा जीत जाता था, ठीक है। तो बच्चे पढ़ते हैं कि विचर छोड़ दिया। इसमें घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता, ठीक है। जो राजा थे जिन्होंने घोड़ा को रोका नहीं था, अन्य राज्य के जो राजा थे उनको क्या है अश्वमेध यज्ञ करा था उस राजा के द्वारा, उनको आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ एक विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न की जाती थी, ठीक है। जो यज्ञ थी जो अश्वमेध यज्ञ कराते थे वो एक विशिष्ट पुरोहित पंडित होते थे उनके द्वारा संपन्न कराई जाती थी, ठीक है, संपन्न कराई जाती थी। और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, ठीक है। इसके लिए उन्हें उपहारों से क्या किया जाता था, राजा को सम्मानित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ कराता उस समय वो राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके लिए जो अन्य दूसरे राज्यों के राजा थे वो क्या लाते थे, भेंट स्वरूप उपहार लाते थे, ठीक है। इन सभी आयोजनों में
इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी जो बैठे रहते सब उस आयोजन में लोग, उनमें मुख्य स्थान किसका होता था? ऊंचाई पे कौन बैठा रहता था? राजा बैठा रहता, और नीचे कौन? सब लोग। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था, नहीं जो युद्ध होता है उसमें जो राजा का सारथी होता है उसका सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा को विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। कौन? सहचर। जो राजा का सहचर होता है वो राजा की युद्ध में जो राजा की विजयों का, कि राजा ही जीते, राजा ही विजयी हो, तथा अन्य जो राजा गुण थे उनका गुणगान कौन करता रहता है? तो सहचर करता रहता है। ठीक है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ एक ही होता था कि बैठ कर यज्ञ में पूरी प्रोसेस को देखते थे। ठीक है। राजा के ऊपर प्रोत पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई वो अनुष्ठान करता था। ठीक है। यानी जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता था, वो पवित्र जल से राजा के ऊपर छिड़काव करता था और कई अन्य अनुष्ठान भी करता था। वैश्य यानी वैश्य जैसे सामान्य लोगों को लाते थे। जो चार वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। जैसे मतलब पंडित हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनमें से एक वैश्य था, जो आम लोग थे, वो क्या लाते थे? राजा के लिए उपहार लाते थे। ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ करा था, जिन्हें पुरोहित, उनको वैश्यों को जो पुरोहित होता था, पंडित को क्या मानते? शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बच्चों हम बताएंगे आपको कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। यानी उत्तरी भारत में जो दिल्ली वगैरह का क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, मैदान है, वहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत में मतलब जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है ना, ऋग्वेद ग्रंथ पहले रचा गया था, प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल में कहा जाता है। इसके काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। इसके बाद में जो 3 ग्रंथ रचे गए हैं उसके काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि बाद में रचे गए हैं। ठीक है। वो ग्रंथ थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। तथा इन अन्य ग्रंथ शामिल किए गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। ठीक है। किसमें? पुरोहितों के द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार जो ग्रंथ हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान कैसे होते थे उनके बारे में, और संपादन की विधियां क्या क्या थी, विधियों के बारे में बताया गया है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। या नहीं, जो वेद हैं इनमें सामाजिक जो नियम, समाज के क्या क्या नियम थे उनके बारे में ही बताया गया है। ठीक है। उस समय सभाओं में कई समूह थे, यानी जो सभाएँ हैं उनमें उस समय जो सभाएँ होती थीं उनमें कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यानी इस समय जो मतलब समाज में कई एक समूह थे। ठीक है। जो समाज था उस समय का, तो उसमें कई एक समूह में रहते थे। जैसे पुरोहित अलग, योद्धा अलग, कृषक अलग, पशुपालकों का समूह, व्यापारियों का, शिल्पकार समूह, मतलब मछली पकड़ने वाले, तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। यानी ये मतलब भेदभाव वाली प्रथा थी वो शुरू से ही चली आ रही है कि देखो, तभी तो वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी प्रारंभ से, मतलब जो शुरुआत हुई थी कि देखो यहाँ से पुरोहित है तथा योद्धा है वो व्यवसायी माने जाते थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह के निर्धन थे। यानी मतलब भेदभाव था कि कुछ लोग तो धनवान थे, यानी जैसे कई एक धनवान थे, कुछ व्यवसायी थे, मतलब कई एक वर्णों में बटे हुए थे। ठीक है। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ व्यवसायी हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। यानी पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 4 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है। जिन्हें वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण मतलब पुरोहितों ने जो लोग थे, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, बांटा था, उनको क्या कहा जाता है? वर्ण।
उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निभाता है, मतलब वर्ण के अनुसार ही जो वर्ण विभाजित किए थे वर्गों में, उनके अनुसार उनके कार्य को भी निर्धारित कर दिया गया कि पहला वर्ण जो ब्राह्मण का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। यानी जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनका जो ब्राह्मण वर्ण है, उनका कार्य तो मतलब जो वेद हैं उनको उनका अध्ययन, अध्यापन कराना और यज्ञ कराना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। किसको? पुरोहितों को क्या मिलता था? उपहार। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। यानी जो क्षत्रिय लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? शासक कहा जाता। उनका स्थान क्या? दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्या क्या कहा जाता था? यानी क्षत्रियों का काम क्या था? क्षत्रियों का काम कहा था, क्षत्रियों का काम था कि जो युद्ध होता है, मतलब युद्ध में युद्ध करना था। क्षत्रियों का युद्ध करना था और जो लोग हैं उनकी रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। तो बच्चों तीसरा वर्ण आता है, तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य आते हैं। ठीक है, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यानी जो वैश्य होते हैं उनमें, वैश्यों में कृषक आते हैं जो कृषि करते हैं, पशुपालन यानी पशुपालक यानी पशुओं को पालते हैं, और जो व्यापार करते हैं वो किस में आते हैं? वैश्य में। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। बच्चों में जो यज्ञ कराते थे ब्राह्मण लोग यानी पुरोहित, राजा, उनमें क्षत्रिय और जो वैश्य होते हैं उन लोगों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। यानी अंतिम स्थान पर कौन थे? शूद्र थे। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी जो तीन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना किसका काम था? शूद्रों का। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। या नहीं, शूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। यानी जो लेडी होती थी, औरतें होती, नारी होती, उनको क्या माना जाता था? इन्हें शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखो बच्चों कितनी गलत बात है कि जो महिलाएं थीं और शूद्र थे उनको एक समान माना जाता था, उनको उनके साथ में भेदभाव किया था, उनको नीच माना जाता था। और इन मतलब महिला को, शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने, जो वेद है ना, उनका अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और जो पुरोहित लोग हैं ना, जो पुरोहित लोग थे, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता था? बच्चों जन्म के आधार पर। या नहीं, पुरोहित लोग जो बच्चे जन्म लेते, जो लोग जन्म लेते ना, उनका निर्धारण उनके वर्णों के उनके जन्म के आधार पर किया था। जिसने ऐसे ब्राह्मण के बच्चे ने ब्राह्मणों में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय ने क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय है, वर्ण वैश्यों ने वैश्य में जन्म लिया है तो वैश्य है, और शूद्रों ने शूद्र में जन्म लिया शूद्र। यानी जन्म के आधार पर उनके मतलब वर्णों का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो वैसे ये गलत बात कितनी बच्चों? माता पिता की संतान ब्राह्मण की ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत लोगों में वर्ण कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। यानी जो अछूत लोग थे उनमें शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल हैं। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शहरों का साथ में इनमें वे लोग भी आते थे शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे अछूतों में। ठीक है, इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों कैसे माने थे? ये अपवित्र माने जाते थे, ये पवित्र नहीं थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कुछ लोग इसके खिलाफ थे, कई लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, जो ब्राह्मणों ने बनाई थी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, यानी इनके खिलाफ थे, इसका विरोध किया था। क्योंकि कुछ राजा तो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, यानी पुरोहित खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ जो राजा थे वो पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे खुद को। और कुछ लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण किया था उसको सही नहीं मानते। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार स्वयं को है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी। इस उपमहाद्वीप के पूर्व उत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, यानी जो पूर्व उत्तर में जो 7 सिस्टर है उस क्षेत्र में कई इलाकों में तो सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या थी? यानी कम थी, वहाँ पर समानता अधिक थी, ऐसा कम था।
यहाँ पर्वतों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। कौन सी तरफ? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे अरुणाचल है, इधर की साइड अरुणाचल है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों में जो पर्वतों का जो प्रभाव था वो भी बहुत सीमित था। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो मैं आपको मैप में बताती हूँ कि जी आपको दिख रहा होगा, ये बर्तन है, ये तो एक कटोरा है। चित्र दूसरे पात्र था। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ भी ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया था। ठीक है, ऐसे बर्तनों का जो खास लोग होते थे, पुरोहित वगैरह, ब्राह्मण वर्ग के थे। जनपद, अब जनपदों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों की जनपद क्या होता है और कैसे क्या बनता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। यानी जो जनपद वो है कि जो महायज्ञ कराते थे, महायज्ञ को करने वाले जो राजा होते थे, जो महायज्ञ करते थे, यज्ञों के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। तो यज्ञ कराते थे वो राजा जन के, यानी जनता के, लोगों के राजा ना होकर के वो एक पूरे समूह के, एक क्षेत्र के, जनपद के, पूरे जनपद के राजा होने लगे थे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से होता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक क्षेत्र विशेष से होता है, कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उससे होता है। तो अब उस पूरी जगह का, क्षेत्र का राजा होने लगा था, ना कि लोगों का राजा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद के बारे में पढ़ाएंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां खुदाई हैं। ठीक है, पुरातत्वविद थे, इन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास अस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। यानी जो एक जनपद हैं, मतलब जो बस्तियां हैं वो खुदाई में जनपद कई बस्तियां मिली हैं। जो जनपद है ना उनकी कई एक बस्तियां मिली हैं। जो दिल्ली में पुराना किला है, ये कई एक महत्वपूर्ण प्रमुख हैं। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। यानी लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों, जो पशुपालन उनको पालते, मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जैसे दिखाई दे रहा है। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यानी जनपद काल में जो बर्तन मिले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई होगी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं। ठीक है, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तो जनपद था, पहले तो राजा होता था, वो जन का होता था, मात्र लोगों का, जनता का होता था। फिर एक जगह का विशेष मतलब क्षेत्र का होने लगा। फिर उससे अब बड़े एक महाजनपद मतलब बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का होने लगा था। ठीक है, उसको महाजनपद कहा गया था। अब जनपद से क्या बन गया? महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। करीब 25 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी जो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, तो उन्हें एक महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। मानचित्र चारों कुछ जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। यानी जो महाजनपद है उनकी एक विशेष राजधानी हुआ करती थी, जैसे आज है। ठीक है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी तथा ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, किसकी? लकड़ी की, ईंट की, पत्थर की। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया है। लोग सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के, दूसरे राज्य के जो राजा है वो आक्रमण ना कर दें, इस डर के मारे सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे आपको इसमें बताऊंगी मानचित्र में थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं ऐसे करके बताऊंगी कि देखो ये अस्तानापुर है, यहाँ पर अस्तानापुर है, ये कुरू है। ठीक है, ये क्षेत्र है, ये काबुल नदी का इधर है, ये गांधार है, ये झेलम नदी जी तो इधर है, तक्षशिला इधर, ये आपको तक्षशिला दिख रहा होगा उत्तर पश्चिम में। इधर ये पांचाल है, कुरू है, ये यमुना नदी है, इधर गंगा नदी, कौशल,
जी वैशाली है, जी बज्जी है, जी मगध। आपको मगध के बारे में बहुत उस टाइम सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध था। ये अंग है, ठीक है। ऐसे दोस्तों जी कौशाम्बी है, जी सोन नदी, राजगृह के बारे में पढ़ेंगे अपन। पेन्नार नदी, जी कावेरी। तो ये क्या है बच्चों, महाजनपद हैं, इनके बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। मगध के बारे में पढ़ेंगे, बज्जी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो इधर बताते हैं आपको कि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा के लिए इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। या नहीं, इस विशाल दीवार बनाने के लिए क्या थी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था, क्योंकि दीवार वैसे ही थोड़ी बन जाएगी ना, उसके लिए तो मटेरियल तो चाहिए, सामान तो चाहिए, ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह, सीमेंट हर चीज़ चाहिए। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, मेहनत बहुत की थी, ठीक है। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी वो तो भाई। अब राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि अब राजा भी सेना रखने लगे थे, क्योंकि व्यवस्था हुई ना रखने के लिए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब क्या है, जो वहाँ पर सेना रखते थे, जो सिपाही रखते थे, उनको वैसे ही थोड़ी रहेंगे ना, उनको अब वेतन भी तो देना है। तो नियमित मतलब वेतन भी देकर क्या रखते थे, जो राजा थे वो सिपाहियों को पूरी साल के लिए जो नियमित वेतन था वो देकर रखने लगे थे। कुछ भुगतान संभवतः हाथ जैसे सिक्के के रूप में होता था, कुछ भुगतान तो इन सिपाहियों को हाथ प्रकार के सिक्के होते हैं, ठीक है। महाजनपद काल में किस प्रकार से, के हाथ प्रकार के इनके द्वारा दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के राजा, ऋग्वेद में उल्लेख राजाओं में किस प्रकार का भिन्नता, ठीक है। कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र जी दिख इधर आ रही है, ठीक है, जी दिख रहा है आपको। आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौशाम्बी का किला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कि इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले किया गया था, इधर दिख रहा होगा, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे कर व्यवस्था कैसी थी महाजनपद काल में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, यानी बहुत बड़े क्षेत्र के जो राजा बन गए, महाजनपद के राजा बन गए, तो वो कैसे कैसे किले बनवाएंगे दोस्तों, बड़े बड़े, और बड़ी सेना भी रखनी पड़ेगी, तो बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। अब एक बात बताइए कि महाजनपद है और उसके विशाल किले बने, उसमें विशाल राजा विशाल बड़े बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, तो उसके लिए तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अब हर चीज़ की मतलब जो आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। या नहीं, महाजनपदों के जो राजा थे वो लोगों द्वारा इस समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर, या नहीं, जो इनको राजा लोग इनको रखते थे, सेना सिपाहियों को, वे लोग इनको बदले में क्या जो रखते थे क्या ला के देते थे, उनको उपहार के रूप में क्या ला के देते थे, उपहार ला के देते थे राजा को। मतलब समय समय लाए गए उपहारों पर राजा निर्भर रहते थे, जो उपहार ला के दे देते थे सिपाही, सेना, आम लोग। अब वो नहीं, अब तो वो नियमित कर वसूलने लगे। मतलब राजा आए वो लोगों से क्या वसूलने लगे थे, कर, टैक्स लेने लगे थे, ठीक है। हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे इस काल में। किस पर, अब फसलों पर भी कर लगाए जाने लगे थे, ठीक है। फसलों पर लगाए गए कर भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि थे। अब फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण इसलिए थे कि अधिकतर लोग क्या थे, कृषक थे, किसान थे। प्राय उपज का कितना दिया जाता था, 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। या नहीं, जो किसानों के द्वारा प्रत्येक किसान को जो उसकी उपज हो रही है, फसलों को जो फसल हो रही है, उसका 1/6 भाग किसके पास भेजा जाता था, राजा की, जिसे कहा जाता था भाग कहा जाता था। यानी बहुत बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर बनता ही है कि महाजनपद काल में राजा जनता के द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था, ये कितना, पहले तो यही बनता है कि कितना दिया जाता था, तो उपज का 1/6 भाग दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि
जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा यानी आम लोगों के द्वारा राजा को जो फसलों का उपज का जो उपज के रूप में जो कर दिया जाता था, उन कर निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, उसको भाग कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको भाग कहा जाता है। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि इसको क्या कहा जाता है, इसको भाग कहा जाता है, ठीक है। और कितना 1/6 दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है। का मतलब कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो मिस्त्री होते ना उनके ऊपर भी कर लगाए गए थे, ठीक है, जो प्राय श्रमिक के रूप में चुकाए जाते थे। वो क्या थे, कारीगरों पर, जो मिस्त्रियों पर कर लगाए गए थे, वो श्रमिक के रूप में अपनी मेहनत करते, मतलब श्रमिक के रूप में उनके लिए काम करते थे, तो उनका टैक्स कट जाता था। जैसे कि एक वो अपना उनके लिए जो मेहनत करके ही अपना टैक्स मतलब चुका देते थे, ठीक है, चुका देते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ठीक है, ऐसे चुकाया जाता था। पशुपालकों को जानवर है उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी जो पशुपालन करते हैं ना, पशुओं को पालते हैं, उनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में ऐसे करके मतलब उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता है। यानी पशुपालकों को जो पशुपालन उनको या तो जानवर देने पड़ते हैं या उनके उत्पाद जो थे ना उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता। जो व्यापारी थे वो सामान को खरीदते या बेचते उन पर भी टैक्स देना पड़ता था। आकेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी जो आकेटक थे, संग्राहक थे, उनको क्या है, जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं मिलती हैं, लकड़ियाँ, फल फूल, वो देनी पड़ती थी। इस मतलब इसके द्वारा टैक्स चुकाना पड़ता था। तो कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। बच्चों हम पढ़ेंगे कौन से 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। मतलब इस काल में यानी गढ़ राज्य में यानी महाजनपद काल में अब जो हल्के फाल है ना तो मिट्टी की ना लकड़ी की, जो हमने पहले पढ़े, अब किसके शुरू हो गए थे, लोहे के। तो बच्चों जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसके, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है, ठीक है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब उपज तो बढ़ेगी कि अब लोहे के फाल आ गए, तो इससे ज़मीन को ये समतल बनाना आसान हो गया था और मतलब आसानी से जोत सकते, ताकि आसानी से जोत सकते थे, इसलिए फसलों की उपज भी बढ़ेगी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। मानी अब फसल उगाना, ऐसे धान के पौधे रखे, धान के पौधों का रोपण किया, अर्थात खेत में बीज छिड़ककर धान उपजाने के लिए बजाय धान की पौधी तैयार करने का रोपण किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह रहे थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था, ठीक है। एक काम ज़्यादातर दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, ठीक है। यानी इस काम को अधिकतर कौन से लोग करते थे, जमींदार तो अलग होते थे, कौन से लोग करते थे, ज़्यादातर ये दासी हैं और जिनके भूमि नहीं है वो लोग ज़्यादातर करते थे। तो बच्चों अब इससे आगे हम मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध राज्य उस टाइम महाजनपद काल में मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मगध को लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी लगभग 200 साल में मगध कैसा बन गया था, सबसे बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यानी मैंने आपको मैप में अभी बताया था, वैसे और बताती मैं। यहाँ पर देखिए आप, सॉरी अलग गया, इधर देखिए आपको दिख नहीं रहा है जी, आपको दिख रहा है ना कि जी सोन नदी है, इधर सोन नदी दिख रही होगी आपको। और इधर देखिए आप, इधर अब देखिए अब गंगा नदी, सोन नदी और आपको मगध दिख रहा है ना, इधर मगध आपको दिख ही रहा होगा। इधर सॉरी जी क्या हो रहा है जी, आपको मगध दिख ही रहा होगा, ठीक है, मगध आपको दिख रहा है। इधर आपको ये नदियाँ दिख रही है, गंगा नदी, ये इधर सोन नदी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मगध। तो ये मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था उस टाइम, ठीक है। यातायात यहाँ से क्या होता था, मगध से होकर ये बहती थी। ये देखिए इधर यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
ठीक है। मतलब जो यातायात के लिए और जल के वितरण के लिए, जमीन को उपयोगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन? जो नदियाँ हैं गंगा और सोन। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यानी मगध है मगध में बहुत घने जंगल थे। और मतलब कहने का मतलब है कि मगध राज्य में एक हिस्सा है वो किससे भरा था? जंगल से। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर, यानी मगध राज्य में जो जंगल थे उनमें हाथियाँ बहुत रहते थे। हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। जो हाथी थे उनको ट्रेनिंग दे के, यानी प्रशिक्षण दे करके उन्हें किस काम में लाया जाता था? युद्ध में, सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, आपने सुना होगा जो वही चीज़ है जो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के समय की कहानी थी। ठीक है, कहानी क्या, सॉरी, इतिहास था वही है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे या इसकी की खदानें भी मिली हैं। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे दोस्तों। कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध राज्य में वो कौन से शासक हैं जो दो बहुत ही शक्तिशाली थे? वो बिंबिसार, एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद भी आप मौर्य काल को पढ़ेंगे तब पता चलता है। महापद्मनंद वो भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है। और उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप को उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। किसने? महापद्मनंद ने जो अपने नियंत्रण का क्षेत्र था वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी बच्चों। ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को राजधानी बनाया जाता है। यहाँ नहीं, मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी राजगृह, जो आधुनिक राजगीर कहा जाता है। और उसके बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। बच्चों में इस राजगीर के बारे में भी आपको बताती हूँ मैप में कि राजगीर कहाँ पर है। देखो इधर देखिए, अब आपको राजगीर दिख ही रहा होगा, दिख गया होगा। तो आपको राजगीर दिख गया होगा जरा। ठीक है जी, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है जी, राजगीर राजधानी थी। प्रथम राजधानी क्या थी मगध की? राजगीर है या राजगीर। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे। हम 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। देखो अब बताऊंगी कि मैं मगध राज्य मतलब 2300 साल पहली बात है कि जो मैसिडोनिया थी वहाँ का एक राजा था सिकंदर। वो क्या करना चाहता था? वो दोस्तों वो सोचता था कि मैं पूरे विश्व पे विजय पताका फहराऊंगा। मतलब पूरे विश्व पर विजय हासिल करना चाहता था। ठीक है। तो पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, मतलब पूरी तरह सफल ना होने के बाद भी होने पर भी वो मिस्र को जीता है और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचाया। यानी एक व्यास नदी है वहाँ तक वो है भारतीय उपमहाद्वीप में भी आप पहुँचा था। ठीक है। देखो मैं बताऊंगी उत्तर पश्चिम में जो व्यास नदी है आपको जी, इधर यहाँ तक आ गया था। ठीक है। यहाँ पर अपने भारत में भी उत्तर पश्चिम मतलब तरफ से उसने भारत में भी आना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। व्यास नदी तक आ पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उस सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। यानी वो मतलब व्यास नदी के पास तो आ गया था, किनारे तक आ गया। और उसने जो हमारा मगध राज्य था उसने देखा कि मगध राज्य इस टाइम बहुत शक्तिशाली था, तो उसने मगध की ओर कूच किया था। तो उसके सिपाहियों ने सिकंदर के सिपाहियों ने ही मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं इस नदी को पार करके। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। वो डर गए लोग कि भारतवासियों के पास तो पैदल सेना ही बहुत है, रथ सेना और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए
इसलिए डर गए, तो उन्होंने उनके सिपाहियों ने मना कर दिया था। अब बज्जी संघ के बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य, मतलब बज्जी राज्य भी इसके उसके नज़दीकी एक बज्जी राज्य है जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, यानी बज्जी में जो हमारा मगध राज्य था उससे अलग, उससे कहीं भिन्न क्या थी, राज्य व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा जाता था, गढ़ या संघ कहा जाता था। यानी जो बज्जी राज्य में जो शासन व्यवस्था थी इसको गढ़ या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, गढ़ या संघ कहा जाता था। बज्जी के बारे में आपको बताऊँ, बज्जी कहाँ पर है, बज्जी इधर है, आपको मैं मैप के जरिए बताती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। आप बज्जी को देखिए, बज्जी कहाँ पर है, बज्जी देखो वैशाली सॉरी मगध से पूर्व की साइड है, ठीक है। कहाँ पर है, इधर जी बज्जी है, ठीक है, आपको बज्जी दिख ही रही होगी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, यानी गढ़ या संघ में, संघ का मतलब आप समझो, गढ़ का समझो मतलब इकट्ठे कई एक होते हैं, उसको गढ़ कहा जाता है। जैसे ऐसे करके इकट्ठा हो गढ़। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कभी कभी क्या है, लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सभी राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, जो यज्ञ वगैरह करते हैं उनको एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के लिए जरिए तय करते थे। यानी सभाओं में बैठकर बातचीत, संवाद, बहस, वाद विवाद के जरिए क्या करते थे, तय करते कि क्या करना है। एक डिस्कशन करते थे, एक सभा रखते थे उसमें, और किस तरह करना है सारी बातें चर्चा करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चा करते थे कि शत्रुओं के साथ में कैसा करना है, कैसी प्लानिंग बनानी है ताकि शत्रुओं को हम हरा पाएँ, ठीक है, शत्रुओं पर आक्रमण कर पाएँ। स्त्रियां, दास और कम कारण इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यह लोगों को तो ये नीच मानते थे, तो ये लोग सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित हैं। ये बच्चों आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि मतलब कौन कौन महावीर, जैन और गौतम बुद्ध हैं, ये किसी संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आगे बढ़ेंगे। बज्जी संघ का यह वर्णन किस लिए दीर्घ निकाय से लिया गया है। कोई बच्चों क्वेश्चन बन सकता है कि बज्जी संघ है, इसका जो वर्णन है किससे लिया गया है, दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा, किसका ग्रंथ है ये, दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है गौतम बुद्ध, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं, जिन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अब अजातशत्रु कहते हैं, अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु जो NCERT जो बुक है, इनकी भाषा लैंग्वेज है, लिखा हुआ है। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये जो अजातशत्रु है ना, अजातशत्रु हैं, वो किस संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, वो आक्रमण करना चाहते थे किस पर, बज्जी संघ पर। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने की भेजा था। यानी अजातशत्रु के मंत्री कौन थे, बस्कार, उनको कहाँ पर भेजा था, जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनके पास किसके लिए, सलाह के लिए भेजा था। बच्चों के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे मैं सारे क्वेश्चन लास्ट में जाके कराऊंगी सबके, और मैं बताऊंगी शॉर्ट में, मतलब मैं लिखाऊंगी भी, ठीक है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये किसने कहा है, ये महात्मा बुद्ध के, मतलब जो मैसेज सलाह दी थी उन्होंने ये थी, ठीक है, उपदेश थे महात्मा बुद्ध के। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ये भी कहा था। और शहरों तथा गांवों में चैत्यों को रखरखाव करेंगे, ठीक है। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये भी कहा था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते हैं, ठीक है। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग
1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों के आगे जब मतलब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया था, गुप्त शासकों ने गढ़ और जो संघ थे उन पर विजय हासिल कर ली थी और उनको अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। और बच्चों इससे आगे थोड़ा मैं ये और बताना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, इससे आगे देखिए कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। कहाँ के लोगों ने की थी, वो मतलब एथेंस के लोगों ने की थी। ठीक है। एक व्यवस्था की थी कितने साल पहले, 200 साल पहले, 2500 साल पहले कहाँ के एथेंस के लोगों ने इसे क्या कहा जाता है, शासन व्यवस्था की थी। शासन व्यवस्था क्या कहता है, प्रजातंत्र गणतंत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी दास कहने का मतलब ये नहीं कि दास नहीं थे। ठीक है। उनको दासों को मतलब यहाँ पर भी भेदभाव था कि दास थे ना, उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी गई थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार, 40 बार। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियाँ द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकता यानी मतलब कहने का मतलब है कि भेदभाव यहाँ औरतों के साथ में और दासों के साथ में था। यानी दासों को भी नागरिकता नहीं दी जाती थी और औरतों को भी नागरिकता नहीं दी जाती थी। ठीक है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिला। मतलब बहुत ही लोग देख, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, औरतें और जो दास लोग हैं उनको नागरिकता का अधिकार नहीं था। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं था। ठीक है। ऐसा भेदभाव था। तो किसको बता भाई। अब बच्चों अब इससे आगे हम ये तो हो गया, मैंने आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा। तो ये थे क्वेश्चन और ये हमने पढ़ लिया। तो बच्चों इससे आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर, कल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम अध्याय 6, जिसमें नए प्रश्न और नए विचार के लिए उस पर हम मतलब पढ़ेंगे। तो बच्चों कितना क्या समझ में आया उसका रिप्लाई दिया करो और कमेंट और सब्सक्राइब किया करो। और हमारे चैनल जो पढ़ाई का पैटर्न 960 में, तो बच्चों उसको मतलब आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।